जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, भाइयों, बच्चों बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना तैयारी कर रहे हैं अपने जीके को बेहतर बनाने के लिए। जीके को बेहतर बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम लोग रोज़ाना इतिहास को कवर करते चले आ रहे हैं। इतिहास को कवर करते करते हम लोग कहाँ आ चुके थे? हम लोग आ चुके थे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में स्पेशली हम लोग मुग़ल वंश को कवर कर मुग़ल बोल रहा हूँ, गुलाम वंश। किस वंश को? गुलाम वंश को हम लोग कवर कर चुके थे। तो क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत में हम लोग एक जो वंश है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। गुलाम वंश, उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप आइए, शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे उससे आगे वाला वंश। उससे आगे वाला वंश भैया कौन सा रहेगा? तो आप कहेंगे उससे आगे वाला वंश रहेगा खिलजी वंश। दोस्त, आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बताओ कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स में बता देना कि प्रथम शासक तो कौन था और अंतिम शासक कौन था। ओके दोस्त, ये आपके लिए आज होमवर्क है घर के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में जब आप वीडियो देख लें उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भैया इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। दोनों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आंसर इनका दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। आज नया टॉपिक होने वाला है। नया टॉपिक कौन सा रहेगा? आपका रहेगा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद सॉरी खिलजी वंश। क्या है खिलजी वंश? हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से जाना था। क्या जाना? ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या थी? जीके तो सरल लगती, जीके तो सरल लगती है। ओके, तो जीके का मतलब क्या था? गुलाम वंश, गुलाम। उसके बाद कैसा क्या था? खिलजी। तीसरे क्या था? तुगलक। और आप कहेंगे ऐसे क्या था? सैयद। एल से क्या था? लोधी। इब्राहिम लोधी वगैरह इसी वंश में रहे हैं। तो आप कहेंगे भैया ये वाला वंश हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कौन सा वंश कवर करेंगे? आज हम लोग करेंगे खिलजी वंश को। अगर बात करें खिलजी वंश का शासनकाल, तो खिलजी वंश का कुल शासनकाल कितने वर्षों का रहा है? आप कहेंगे लगभग लगभग 30 वर्षों का शासनकाल रहा है। सबसे छोटा वंश अगर हम कहें तो खिलजी वंश को ही कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा वंश कहें तो खिलजी वंश सबसे छोटा वंश रहने वाला है। किसमें? दिल्ली सल्तनत में। तो आज हम लोग कवर करेंगे किसको? खिलजी वंश को कवर करेंगे। तो कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए और आज हम करने वाले खिलजी वंश को। ओके, एक मिनट करता फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग दूसरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग गुलाम वंश कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश मेरे हिसाब से मैं 1 से 2 वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। उसके बाद सबसे बड़ा वंश जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि सबसे छोटा वंश कौन सा था और सबसे बड़ा वंश कौन सा है? अब हम लोग, मैंने बता दिया तुगलक वंश है। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स से इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश हम लोगों ने जब गुलाम वंश को पढ़ा था तो गुलाम वंश को हमने पढ़ा था। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? कैम्यूर। कैम्यूर जब उसकी मौत हो जाती है, लास्ट में क्या होता है? कैम्यूर कमज़ोर शासक होता है और कैम्यूर की जब मौत हो जाती है तो कैम्यूर के बाद कब्जा कौन करता है? दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के प्रयास करता है खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोलेंगे? जलालुद्दीन खिलजी। तो प्रथम इसका जो शासक हुआ है खिलजी वंश का, तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका संस्थापक होने वाला है जलालुद्दीन खिलजी। बात करें इस वंश का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो आप कहेंगे भैया 1290 से लेके 1320। कितना भैया? 1290 से लेकर 1320। हाँ भैया, 1290 से लेकर 1320। कितने वर्षों का शासनकाल? आप कहेंगे लगभग लगभग 30 वर्षों का शासनकाल। कितने वर्षों का? 30 वर्ष का। ये सबसे छोटा वंश रहा है। क्या कहेंगे? दिल्ली की गद्दी पर सबसे छोटा वंश। दिल्ली की गद्दी पर सबसे छोटा वंश। तो ये भैया सबसे छोटा वंश रहा है। कितने वर्षों का शासनकाल है इस वंश का? आप कहेंगे 300 वंश का, सॉरी 30 वंश का शासनकाल है। 30 वर्ष का शासनकाल रहा है इस वंश का। ज़्यादा शासनकाल नहीं है तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी को, एक अलाउद्दीन खिलजी। ये 2 शासक हैं, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में पेपर से पेपर में इनके बारे में प्रश्न बनता है। ओके दोस्त, तो इसको हम लोग कवर करने वाले होंगे आज। तो बात करते हैं इस वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन रहेगा? आप कहेंगे भैया जलालुद्दीन, क्या कहेंगे? आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी। ये इसका शासनकाल, जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया? आप कहेंगे 1290 से लेके 1296। कितने वर्षों का शासनकाल है इसका? 4 वर्षों का, सॉरी 6 वर्षों का। कितना? 6 वर्षों का। भाई मेरी मैथ बड़ी कमज़ोर होती चली जा रही है, क्या बात है। 6 वर्षों का शासनकाल है। कितने वर्षों का शासनकाल है? आप कहेंगे भैया जलालुद्दीन खिलजी का 6 वर्षों का शासनकाल है। ओके भैया, 6 वर्षों का शासनकाल हो गया। अब भी इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं कि इसका शासनकाल तो हो गया, और क्या क्या चीज़ इसके बारे में स्पेशल होने वाली। सबसे पहले बात करें इसका नाम जलालुद्दीन खिलजी, या फिर हम इसको कहेंगे फिरोज शाह खिलजी। अन्य नाम क्या है इसका रहेगा, या फिर आप कहेंगे फिरोज शाह खिलजी। अगर हम जलालुद्दीन खिलजी कहें या फिर फिरोज शाह खिलजी कहें, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो पता चले आप लोग भूल गए पेपर में बैठे हैं भैया यह जलालुद्दीन खिलजी कौन है, या फिर बोलो फिरोज शाह खिलजी कौन है। एक ही व्यक्ति है, बस याद रखना खिलजी वंश का संस्थापक है ये जलालुद्दीन खिलजी, या फिर बोले फिरोज शाह खिलजी, याद रहेगा। ओके चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसकी राजधानी। भैया इसने कहाँ पर स्थापित करी? तो भैया राजधानी की बात करते हैं। राजधानी, तो राजधानी कौन सी रहेगी? राजधानी नहीं, राजधानी कहेंगे। राजधानी रहेगी किलोर बंद, क्या बोलेंगे? किला खेरी। किला खेरी जो कि किसने स्थापित किया था? आप कहेंगे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि किला खेरी किसने स्थापित किया था, किसने इसका निर्माण करवाया था। कौन सा किला? किला खेरी। किला खेरी को इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाया दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश की राजधानी, शुरुआत राजधानी क्या कहेंगे? आप कहेंगे किला खेरी। ओके, नो डाउट, नो डाउट। ओके चलिए, बात कर चुके हम लोग दिल्ली गद्दी के सबसे छोटा शासनकाल इसी शासक क्या बोलेंगे इसी वंश का रहा है। ओके, जब इसी वंश का सबसे छोटा शासनकाल रहता है तो इनके शासनकाल में क्या क्या कार्य होते हैं उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। एक बात आपके सुनने में आती है, सुनने में क्या आती है कि भैया मुगलों का आक्रमण क्या इनके समय पर हुआ था? तो आप कहेंगे भैया मुगलों ने इनके समय पर आक्रमण किया था। कब किया था? जब जलालुद्दीन खिलजी अपने अंतिम दिनों पर चल रहा था। अंतिम दिनों पर बात करें तो कब? 1296 में। क्या कहेंगे? 1296 में, 1296 में मंगोल का आक्रमण। भैया मंगोल आए तो थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, पर क्या हुआ जब ये आए तो इनको किसने हरा दिया? आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने इनको हराकर वापस भेज देता है। पर उस समय इनमें बहुत सारे सैनिक आए थे, तो उनमें से कुछ सैनिक जिनकी संख्या थी लगभग 2000। कितने सैनिक? लगभग 2000 सैनिक यही रह जाते हैं भारत में। और भारत में रहने के बाद उनका क्या होता है? बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है, और उनके लिए एक नगर की स्थापना करी जाती है। उस नगर के बारे में हम लोग जानेंगे। वो नगर कौन सा था? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उस नगर के नाम जानते होंगे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो अच्छे प्रकार से जानते होंगे। ओके, क्या कहेंगे? खिलजी ने इनको हराया। खिलजी ने हराया था भैया। खिलजी ने जब हरा दिया तो क्या हुआ? इनके साथ जो सैनिक आए थे उनमें से करीब लगभग 2000 सैनिक, 2000 सैनिक क्या हुए? ये भारत में ही रह जाते हैं। जब ये भारत में रह जाते हैं तो क्या किया जाता है इनके लिए इनका धर्म परिवर्तन। सबसे पहले क्या किया जाता है? इनको धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, मुस्लिम बनाया जाता है। इन लोगों को क्या किया जाता है? धर्म परिवर्तन किया जाता है। धर्म परिवर्तन करने के बाद इनको क्या किया जाता है? इनको एक नगर की स्थापना करी जाती है लोगों के लिए। वो नगर कौन सा होता है? आप कहेंगे मंगोलपुर, या फिर बोले मंगोलपुरी, जो कि वर्तमान कहाँ स्थित है? आप कहेंगे वर्तमान दिल्ली में स्थित है मंगोलपुरी। ओके, मंगोलपुरी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जो दिल्ली के बच्चे होंगे वो तो जाहिर सी बात है सब जानते होंगे मंगोलपुरी के बारे में। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ये जो मुसलमान हो ये हम कहा गए, इन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। क्या कहेगा? नवीन मुसलमान। कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है इन्हें? नहीं, नवीन मुसलमान इन्हें कहा जाता है। कौन व्यक्ति थे ये कहेंगे आप लोग? ये मंगोल के व्यक्ति थे, इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, हो गया। चलिए मैं इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो याद है ना, कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, याद रहना चाहिए, खिलजी वंश चल रहा है। ओके, जाते हैं तो क्या होता है इनके लिए, क्या कहेंगे, इनके लिए एक शहर, क्या कहते हैं, इनके लिए एक शहर का निर्माण किया गया। किया गया। तो भैया वो शहर कौन सा था जो इन लोगों ने निर्माण किया गया, तो आप कहेंगे वो शहर था मंगोलपुरी। मंगोलपुरी बोले या मंगोलपुर बोले, क्या बोलेंगे, मंगोलपुर या फिर मंगोलपुरी, या फिर बोले मंगोलपुर। दोनों नाम एक ही जगह के है। भारत की राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ये स्थित है। किसी को जाके देखना तो देख सकते हो भाई, दिल्ली में जो रहता है उनको तो पता ही होगा इसके बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है। ओके भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलेंगे भैया नो डाउट है। ओके, अब बात करते हैं और आगे भैया क्या हो सकता है, और आगे बात करेंगे खिलजी ने अपनी बेटी का निगाह क्या करेंगे, जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका एक भाई था, बड़ा भाई, बड़े भाई का एक पुत्र था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या करता है ये, अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी बेटी का निगाह कर देता है। क्या करता है, अपनी ही बेटी का विवाह कर देता है। क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह करता है अपने भतीजे के साथ। क्या है, भतीजा लगा ना इसका। अपनी बेटी का निगाह अपने भतीजे अलाउद्दीन से किया। क्या किया, अपनी बेटी का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन से किया। क्या, अपने भतीजे अलाउद्दीन से किया, कर दिया भैया। ओके भैया, अब ये भतीजे का रिश्ता खत्म हुआ, अब कौन से बन गए, अब दामाद ससुर का रिश्ता इन दोनों में हो गया। समझ सकते हो ना आप लोग, हाँ तो समझ गए ना। ओके भैया, आप कहेंगे ये तो इसकी बहन होगी रिश्ते में, हाँ भैया इन लोगों में हो जाता है विवाह। ओके, आप लोग बहुत से भाई मुस्लिम भाई भी देख रहे होंगे तो पता होगा कि हाँ हो जाता है, और बहुत सी जगह नहीं भी होता है। पहले जाता था पर अब इस मामले में बहुत कम हो चुका है ये मामला। पहले ये मामला बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लोगों में बहुत प्रचलित था इस मामले का। पर अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इस चीज़ का थोड़ा विरोध किया जा रहा है अभी के समय में। ओके, क्योंकि एक रिश्ता होता है भाई और बहन का एक रिश्ता होता है। वो रिश्ते अगर रिश्ते तक रहे तो बेहतर रहता है, अगर वो किसी और संबंध में बन जाता है तो वो रिश्ता नहीं रहता है फिर। ओके, समझ सकते हो आप लोग, समझदार। अब कुछ बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ये दो बातें बनती कि एक तो इसका विवाह होता है, दूसरी बात बनती कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही किसके चाचा की हत्या कर दी थी और फिर गद्दी पर आ गया था। दो कहानियाँ इस पे ऊपर बनती है। सबसे पहली कहानी ये वाली थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है हम लोगों को। क्या बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, इसने दक्षिण भारत पर, दक्षिण की तरफ क्या किया, दक्षिण की तरफ इसने हमला बोलना शुरू किया। दक्षिण की तरफ इसने अपना बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दक्षिण भारत में आक्रमण किया। कब किया भैया, आप कहें 1296 में ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। दक्षिण भारत पर आक्रमण पर 1296 में आक्रमण किया। भैया जो है ये आक्रमण किया, तो इसने आक्रमण किया कहाँ, तो आप कहेंगे भैया देवगिरी पर। कहाँ पर, देवगिरी पर किया। देवगिरी भैया कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, आप कहेंगे महाराष्ट्र। कहाँ पर आक्रमण किया, आप कहेंगे महाराष्ट्र में। तो भैया देवगिरी पे महाराष्ट्र में ये आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करना चालू कर देते हैं। बात करेंगे कि भैया ये जलालुद्दीन खिलजी था, उसकी हत्या किसने करवा दी, तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका भतीजा या फिर बोले दामाद, इसने क्या कि इसकी हत्या करवा देता है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करवा देता है। आप कहेंगे
जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करा देता है। भी ये करा देता है तो किससे करता है? तो अब किससे बोल करता है? तो ये बोलता है अपने सेनापति से कहकर। क्या कहेंगे? अपने सेनापति से कहकर। भैया इसका सेनापति से कहकर इसने हत्या करवा दी। हाँ जी भैया करवा दी। कहाँ पर ये हत्या करवाई? तो आप कहेंगे कड़ा मानिकपुर। क्या बोलेंगे? कड़ा मानिकपुर। ओके दोस्त, कौन सी जगह? आप कहेंगे कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर कहाँ स्थित है? आप कहेंगे इलाहाबाद में। कहाँ पर? आप कहेंगे इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या करवा देता है। कौन करवाता है? इसका दामाद या बोले इसका भतीजा, जिसका नाम था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद क्या हो गया? शासन किसके हाथ में आ गया? आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ जाता है। पर इससे पहले हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दरबारी कौन थे, उसके क्या कार्य थे, उन चीज़ों के बारे में बात करने के बाद फिर हम बढ़ जाएंगे किसकी ओर? अलाउद्दीन खिलजी की ओर। ओके, थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। नहीं तो ये कहेगा भैया मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है ना। चलिए कर ही लेते हैं भैया इसके बारे में बात भी। क्या कह रहा है ये, क्या कहता है ये, है ना, इसकी भी सुन ही लेते हैं भाई। चलो अब इसकी बात करते हैं दरबारियों के बारे में। भैया इसके दरबार में कौन कौन व्यक्ति रहते थे? दरबारी, सबसे पहले बात करें दरबारी में कौन शामिल था? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। क्या बोलेंगे? अमीर खुसरो। आप कहेंगे भैया अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी था और जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में भी था। ये दोनों के दरबार में रहता है। क्या रहता है? दोनों के दरबार में रहता है। फिर बोलेंगे हसन देवली। हसन देवली। क्या बोलेंगे? देवली। ये किसके दरबार में रहा है? आप कहेंगे ये भी अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी के दोनों के दरबार में रहता है। खिलजी बस में ही रहता है। भैया अब बात करें इनकिन के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो दरबारी रहे हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के कुछ आविष्कार रहे हैं, कुछ चीज़ें रही हैं इनके बारे में। जैसे कि बात करें कवाली का आविष्कार। कवाली, सितार। सितार का श्रेय किसे दिया जाता है? आप कहेंगे सितार का श्रेय भी हम लोग किसको देते हैं? आप कहेंगे अमीर खुसरो को। बात करें तबला। तबला किसने बजाया? आप कहेंगे तबला अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो थे, किसका नाम था? अमीर खुसरो। बोले गज़ल। गज़ल हम सुनते ना जो। अच्छा बताओ तबला किस किसने बजाया है और गज़ल किस किसने सुनी है? बताओ। सुनते हो ना, एक बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं तब गज़लें होती हैं ना। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे गज़लों का माहौल, बड़ा प्यारा लगता है गज़लों का माहौल। ओके, तो किस किसने सुना है गज़ल? बताना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना भैया किस किसने गज़ल सुनी है। तो ये गज़लों की शुरुआत कौन करता है? कवाली की शुरुआत किसने करी? अमीर खुसरो ने। सितार की शुरुआत किसने करी? अमीर खुसरो ने। तबले की शुरुआत अमीर खुसरो। गज़ल की शुरुआत अमीर खुसरो। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलेंगे? IMP लगा लीजिए इस पर। IMP मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। BIMP लगा लीजिए या फिर चलो BIMP लगा लो। क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तब यह याद रखना, पेपर के पॉइंट में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो का ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ का नाम है, आप लोग कहेंगे क्या बोलेंगे? तुगलक नामा। ग्रंथ का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे तुगलक नामा। तो आप कहेंगे भैया तुगलक नामा के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे तुगलक नामा के रचयिता है अमीर खुसरो। इन्होंने करी इसकी रचना। ओके भैया, अमीर खुसरो तुगलक नामा की भी रचना कर देते। फिर और किसकी रचना करते हैं? तो आप कहेंगे और कौन सा है? तूतिए, क्या बोलेंगे? सॉरी, तारीख ए अलाइन। तारीख ए अलाइन, ये भी इनकी एक रचना है। कौन सी? तारीख ए अलाइन।
अब हम लोग बात करें कि भैया जो अमीर खुसरो हैं वो शिष्य किसके थे, इनके गुरु का नाम क्या था, या इनके शिष्य ये किसके शिष्य थे। तो आप कहेंगे ये शिष्य थे किसके, आप कहेंगे इनके निजामुद्दीन औलिया। कौन बोलेंगे, निजामुद्दीन औलिया। शिष्य कौन थे, शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। शिष्य निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जी इनके क्या थे, औलिया शिष्य थे। अब ये बात करें निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया ने खुद कितने राजाओं का शासनकाल देखा है, आप कहेंगे 7 राजाओं के शासनकाल में ये रहे हैं। कितने, 7 राजा के शासन में ये रहते हैं। अब बात करेंगे गुरु के, तो इन्होंने कितने राजाओं का शासनकाल देखा है, आप कहेंगे 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। तो जो अमीर खुसरो थे उन्होंने कितने राजाओं का शासनकाल देखा है, 8 राजाओं का शासनकाल। राजाओं का शासन काल में रहे हैं, इनके शासनकाल में रहते हैं भैया। कितने, 8 राजाओं के शासनकाल में कौन रहता है, आप कहेंगे अमीर खुसरो जी। ओके दोस्त, अब अमीर खुसरो के बारे में और कुछ बातें, हाँ इनको क्या कहते हैं, इनको तूतीय हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तूतीय हिंद। तूतीय, अगर बात करी जाए भैया कि तूतीय हिंद किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे तूतीय हिंद कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमीर खुसरे को। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है, आप कहेंगे अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो जी के बारे में ये बात सारी थी, आप लोगों ने जान ली होगी, समझ ली होगी विस्तार से। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। दरबारी, सबसे महत्वपूर्ण दरबारी अमीर खुसरो रहे हैं। उनके बाद हसन दहलवी। हसन दहलवी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अमीर खुसरो ने क्या किया, कवाली, सितार, तबला और गज़ल, इन सब का क्या क्या निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। बात करें इनका ग्रंथ, तो ग्रंथ कौन सी, तुगलकनामा की रचना करी इन्होंने। तुगलकनामा की क्या करी, आप कहेंगे रचना करी। ओके दोस्त, जब तुगलकनामा की रचना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उनके बाद क्या करते हैं, ये एक और रचना करते हैं, तारीख अलाइन। तारीख अलाइन की भी रचना यही करते हैं। फिर क्या हुआ, इनके शिष्य, जिसके बारे में बात करें शिष्य कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कितने राजाओं का शासनकाल देखा है, आप कहेंगे 7 राजाओं का शासनकाल देखते हैं। कौन, निजामुद्दीन औलिया। तो भैया जब निजामुद्दीन औलिया 7 राजाओं का शासनकाल देखते हैं, तो इन्होंने कितने शासनकाल देखे होंगे, तो आप कहेंगे इन्होंने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया इन्होंने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। ओके दोस्त, ये बात थी किसके बारे में, आप खोलेंगे निजामुद्दीन औलिया के बारे में, सॉरी अमीर खुसरो के बारे में। और इनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इनको हम और नाम से बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं तूतीय हिंद। ओके दोस्त, इसकी शॉर्ट लेना चाहो ले लो, फिर मैं क्रॉप करता हूँ इसको। चलिए मिटाता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें और जानते हैं। हो गया भैया, दरबार की बात कर चुके हैं हम लोग, दरबार में कैसे क्या हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं शासक नंबर 2। शासक नंबर 2 वैसा 2 नहीं, शासक नंबर 2 मतलब इसके बाद वाला शासक। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कब से कब तक किया, कितने उसने आक्रमण किए। सबसे पहली बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके आक्रमण के जानने की ट्रिक हमारे पास है, क्या है, गुरचिम। गुरचिम को हम लोग आगे जानेंगे। गुरचिम से हम लोग कैसे इसके जितने भी इसने भारत पर आक्रमण किए हैं अलग अलग जगहों पर, उन सब के नाम हम लोग कैसे जान सकते हैं, और उस ट्रिक के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इसने कौन कौन से आक्रमण कहाँ कहाँ किए थे। चलिए बात करते हैं शासक नंबर 2, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। बात करें भैया अलाउद्दीन खिलजी, तो भैया इसने शासनकाल कब से कब तक किया, तो आप कहेंगे भैया 1296 से लेके 1316। कब से कब तक, 1296 से लेके 1316। किसने शासन किया, आप कहेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी शासन करते हैं। मुझे बताओ कि इसका जो गुरु थे वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के गुरु कौन थे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग बताएंगे भैया इसके जो गुरु थे वो कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। जैसे कि हमने बात करी थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कितने राजाओं का शासनकाल देखा है, आप कहेंगे 7 राजाओं का शासनकाल देखा है। अभी बात करके आए हैं, 2 मिनट पहले ही हमने इसके बारे में बात करी है, भूलना नहीं है। अभी हमने बात करी तो याद रखना
क्या बोलेंगे, इनके गुरु। सबसे पहले बात करें गुरु, क्या बोलेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। भैया औलिया जो है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, सॉरी ये किसके गुरु रहे हैं, आप कहेंगे गुरु रहे हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के गुरु। ओके दोस्त, और इन्होंने कुल राजाओं का शासनकाल कितना देखा, 7 का। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि निजामुद्दीन औलिया कितने राजाओं के शासनकाल में रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में प्रश्न हर बार बनता है। पूछते हैं कि क्या ये अकबर के दरबार में रहे हैं, पूछता है क्या ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे हाँ भैया ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। चलिए अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ उपनाम हुए हैं, इसके कुछ ज़्यादा ही उपनाम है, तो हम लोग सब उपनामों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका उपनाम होता है जिसको हम कहते हैं अली या फिर बोले गुरसप। अली या गुरसप इसका उपनाम है, क्या बोलेंगे, अली या गुरसप। अली या गुरसप किसका नाम है, आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी भैया कोई क्या वो हो, ये वही खिलजी है जिसने क्या बोलते हैं पद्मावत, जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं उनके ऊपर आक्रमण किया था। हाँ भैया ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने पद्मावत, जिसके ऊपर फिल्म बन रखी है, पद्मावत फिल्म जो बनी हुई है, इसी कहानी के ऊपर फिल्म बनी हुई है पद्मावत। ओके दोस्त, इसी के ऊपर ये डेडिकेटेड है। तो यही वही अलाउद्दीन खिलजी जिसने गुजरात पर जो एक राज्य है जिसका नाम है चित्तौड़ पर हमला करता है, कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके दोस्त, बात करें अन्य नाम की इसके, अन्य नाम, तो अन्य नाम क्या है, अमीर उल मोहम्मदीन, क्या बोलेंगे, अमीर उल मोहम्मदीन किसका नाम है, आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। क्या बोलेंगे, सिकंदर ए शानी, क्या बोलेंगे, सिकंदर ए शानी किसका नाम है, आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, सिकंदर ए शानी। ओके दोस्त, फिर बात करें भारत का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, भारत का समुद्रगुप्त। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में क्या फ़र्क है, तो भैया दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को हथियाना, और जलालुद्दीन खिलजी चाहता सिर्फ अपने शासन करना और अपनी प्रजा के लिए थोड़े अच्छे कार्य करना। ये जो भारत पे आया था तो भारत की जनता को अच्छी प्रकार से रखता था, कोई उसके साथ भेदभाव नहीं करता था, कोई ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगा रखे थे। पर जब अलाउद्दीन खिलजी आता तो भाई साहब ये टैक्सों की भरमार कर देता है लोगों के ऊपर, इतने ज़्यादा टैक्स लगाता कि बेचारे टैक्स के नीचे ही दब जाते हैं। अलग अलग प्रकार की ये प्रथा चलाता है, अलग अलग प्रकार के कर लगाता है, बहुत सारे इसने कार्य किए, और इतना ज़्यादा तो इसने हाहाकार मचा दिया था, आक्रमण अलग अलग स्थानों पर किए हैं, बहुत ज़्यादा इसने मारकाट करी है। तो ये दोनों में फ़र्क है, किसमें, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप लोग समझ सकते हो अंतर को, कितना बड़ा अंतर हो सकता है दोनों के बीच में। सुल्तान, इसका क्या नाम हो चुका है, पहला होगा अमीर उल मोहम्मदीन सिकंदर सानी, भारत का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और क्या कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, सुल्तान ए जहां, मतलब पूरे जहां का राजा, सुल्तान ए जहां की उपाधि। अगर बात करेंगे सुल्तान जहां की उपाधि इसको किसने दी, तो आप कहेंगे सुल्तान जहां की उपाधि देते हैं अमीर खुसरो। किसने दी, अमीर खुसरो ने। खुसरो ने दी। तो भैया इतनी बड़ी बात, अच्छा भैया अमीर खुसरो ने इसको सुल्तान जहां की उपाधि दी, आप कहेंगे हाँ भैया अमीर खुसरो इसको सुल्तान जहां की उपाधि देता है। अच्छा जी, उपाधि ये खुद नहीं ले सकता था, नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब इसको उपाधि देगा तभी तो लेगा भाई, उपाधि खुद तो ना ले लेगा कोई, हैं। ऐसे तो वर्ल्ड कप कोई भी खरीद के लाए, पर जो मिलती है वो खुशी अलग होती है ना, तो वो चीज़ अलग है भैया। चलिए समझ गए। चलो अब बात करते हैं इसका राज्य अभिषेक के बारे में। तो भैया राज्य अभिषेक इसका कब हुआ, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक से मुझे मेरा दोस्त का नाम याद आता है अभिषेक तो उसका राज्य अभिषेक भैया कब हुआ,
क्या कहेंगे, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? आप कहेंगे कहाँ हुआ? लाल महल। अच्छा, हम लोगों ने लाल महल के बारे में पढ़ा था ना, बताओ किसने इसका निर्माण करवाया? बताओ कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही पूछता रहूँगा हर समय प्रश्न, पढ़ाऊँगा तो पूछूंगा, हर बार पूछूंगा किसने कौन सा किले का निर्माण करवाया। तो बोलो लाल महल का निर्माण किसने करवाया? बोलो बोलो। चलिए, नहीं पता बताओ, याद करो, पता करो। अब इसकी बात करें इसे अभियानों के बारे में। अभियान की एक ट्रिक है, ट्रिक को मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख सकता, अभी आगे लिखता हूँ इसको मैं। ओके, इसको क्लियर करते हैं फिर ट्रिक को लिखते हैं। ट्रिक बहुत अच्छी है, समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। इसकी जो ट्रिक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रिक। किसकी ट्रिक? आप कहेंगे भैया इसके अभियानों के बारे में जानकारी की ट्रिक। अभियान किसके माध्यम के आप समझेंगे? हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक थोड़ी आसान कर देती है चीज़ों को समझने में। आप कहेंगे गुरचिम, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे गुरचिम। भैया गुरचिम ये क्या भैया? गुरचिम हम लोग जानेंगे गुरचिम से इसकी ट्रिक है। जा बात करें गु से गुजरात, क्या बोलेंगे? गु से गुजरात। चा से चित्तौड़, रा से रणथंभौर और माँ से मालवा। तो ये क्या रहेगा? गु से गुजरात, रा से रणथंभौर, चा से चित्तौड़, माँ से मालवा। याद रहेगा भैया? याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। एक बार बता दिया, नहीं भूलोगे। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, बोलोगे कि भैया कभी नहीं, नेवर। क्या कहेंगे? नेवर। रणथंभौर, रणथंभौर हो गया। क्या क्या हो गया? गु से गुजरात, रा से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, माँ से मालवा। याद रहेगा, ट्रिक आसान है, समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं। इसने कितने युद्ध किए? 4। अब बात करते हैं सबसे पहले के बारे में, ट्रिक नंबर 1, या बात करें युद्ध नंबर 1, अभियान नंबर 1, गुजरात। क्या बोलेंगे भैया? गुजरात। गुजरात पे इसने कब आक्रमण किया? आप बोलेंगे 1298 में। कब किया? 1298 में। किसके खिलाफ किया? आप कहेंगे कर्णदेव के खिलाफ। किसके खिलाफ? कर्णदेव एक राजा थे, कहाँ पर? राजस्थान में। तो उनके खिलाफ करता है ये आक्रमण, गुजरात में, सॉरी, कर्णदेव के खिलाफ। कौन से राजा? आप कहेंगे राजा कर्णदेव के खिलाफ ये क्या करता है? अभियान शुरू कर देता है। और दोस्त कर्णदेव के खिलाफ अभियान कर दिया, फिर क्या किया? फिर इसका दूसरा अभियान होता है। कौन सा अभियान होता है? सॉरी, क्या बोलेंगे? इसका जो दूसरा अभियान था वो किस, कहाँ पर किया? आप कहेंगे दूसरा अभियान किया इसने रणथंभौर में। रणथंभौर। भैया रणथंभौर में इसने किसको भेजा अभियान के लिए? रणथंभौर में खुद ना जाकर अपने एक, जिसको खरीदा था ना इसने, अपने एक गुलाम को भेजा। गुलाम का नाम क्या था? गुलाम का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को किससे खरीदा इसने? क्या बोलेंगे? नुसरत खां से इसने मलिक काफूर को खरीदा था। कितने में? बोलेंगे भैया 1000 दिनार में। क्या बोलेंगे? मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को भैया भेज देता है। आप थोड़ी बात करते हैं मलिक काफूर के बारे में। तो मलिक काफूर को इसने किससे खरीदा? आप बोलेंगे इसको खरीदा नुसरत खां से। खां से खरीदा। किसने खरीदा था? आप कहेंगे खिलजी ने। AK याद रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी AK ने खरीदा। भैया कितने में खरीदा इससे नुसरत खां से? तो आप कहेंगे 1000 दिनार में। कितने दिनार में? 1000। पहले जो मुद्रा चलती थी उस मुद्रा क्या कहते थे? 1000। उस मुद्रा का नाम था दिनार। तो ये कितने दिनार में खरीदा? आप कहेंगे 1000 दिनार में। किससे खरीदा? आप कहेंगे नुसरत खां से। ओके दोस्त, नुसरत खां से ये 1000 दिनार में खरीद लेता है इसको। ओके भैया, खरीद लिया। ये हम लोगों ने 2 इसके अभियान जान लिए। पहला अभियान आप कहेंगे कौन सा अभियान? पहला अभियान आप कहेंगे
गुजरात अभियान जो कि 1298 में हुआ, किसके खिलाफ? कर्णदेव के खिलाफ हुआ। इसमें कर्णदेव हार जाते हैं। ओके। दूसरा अभियान जो कि रणथंभौर के खिलाफ हुआ। रणथंभौर में ये खुद ना जाकर अपने गुलाम को भेजता है, गुलाम का नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर को ये खुद भेजता है कि भाई जा और तू यहाँ पे जाके हमला कर और वहाँ पे जाके विजय प्राप्त कर। मलिक काफूर जाता है और विजय प्राप्त करता है। अब बात करते हैं मलिक काफूर के बारे में। तो मलिक काफूर को इसने किससे खरीदा था? आप कहेंगे मलिक काफूर को खरीदा इसने किससे? आप कहेंगे नुसरत खां से। नुसरत खां से कितने में खरीदा? आप कहेंगे 1000 दिनार में खरीदा था। ओके दोस्त, क्लियर है? बोलेंगे भैया नो डाउट ऑलरेडी क्लियर। अब हम लोग अपना सबसे महत्वपूर्ण जिसका नाम है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ कहाँ? आप कहेंगे महाराष्ट्र या गुजरात में, सॉरी गुजरात या राजस्थान में। करते हैं फिर चित्तौड़ अभियान के बारे में थोड़ी विस्तार से बातें जानते हैं। चित्तौड़ अभियान के बारे में बहुत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़रूरी हो सकता है। अभियान नंबर 3, कौन सा अभियान? चित्तौड़ अभियान। अगर बात करें भैया चित्तौड़ अभियान, तो चित्तौड़ अभियान इसने किसके खिलाफ किया? तो आप कहेंगे चित्तौड़ में एक राजा थे। राजा कौन से राजा? राजा आप कहेंगे राजा कौन थे? राजा का नाम था रतन सिंह। राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। पूरी स्टोरी बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। थमो जरा, ठहर करो, सब्र करो। क्या कहेंगे? सब्र करो जरा। क्या कहेंगे? सबसे पहले बात करें इसका चित्तौड़ पे जब हमला किया तो उसके बाद चित्तौड़ पे जब कब्जा करता है, चित्तौड़ का नाम बदल देता है। सबसे पहले चित्तौड़ का नाम क्या किया? चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या किया? चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजर खा। खिजर खा। खिजर खा भैया इसने किया तो खिजर खा बात किसके नाम से किया? खिजर खा बात। तो ये जो खिजरखाबाद नाम था ना, ये इसने अपने बेटे के नाम पर रखा। किसके बेटे के नाम पर? अपने बेटे के नाम पर, जो कि नवजात पुत्र था, अब इसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसके नाम पर, बेटे का नाम पे। बेटे के नाम पर इसने इसका नाम रखा भैया, परिवर्तन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं चित्तौड़ में भैया आक्रमण क्यों किया था, चित्तौड़ को इसने कब्जा क्यों किया। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, फिल्म देखी होगी जिसका नाम था पद्मावती, या बोले पद्मावत फिल्म। उस कहानी में कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। कहानी जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी मिलती होगी, जरूर मिलती होगी भैया, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि फिल्म, लोग भी जब फिल्म बनाते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, उसके बाद ही कोई फिल्म बनती है। तो फिर रिसर्च करने के बाद ही वो फिल्म बनी होगी। हाँ भैया, रिसर्च करने के बाद फिल्म बनी है। तो उसमें कहानी थी, यहाँ पे भी वही कहानी है, थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है मेरी और आपकी कहानी में। कहानी क्या थी? जब ये आता है और राज्य हमला करते करते सभी राज्यों पर हमला कर रहा होता है। पहले ये जाता है रणथंभौर पर हमला करता है, गुजरात पर हमला करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है कहाँ पर? बढ़ता है चित्तौड़ की ओर। चित्तौड़ में ये जब आता है तो चित्तौड़ में एक जब ये आता है तो वहाँ पे प्रवेश करता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि कहानी में बताया गया कि ये वहाँ पे जाता है तो ये देखता है रानी पद्मावती को। एक दिन क्या होता है, रानी पद्मावती को एक देख लेता है और किसी के मुँह से सुनता है कि रानी पद्मावती जो है बड़ी ही सुंदर है। तो इतनी सुंदर रानी पद्मावती है? बोला हाँ। तो इसके जब दरबारी ने इसको बताया कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर है, तो बोला हाँ इतनी सुंदर। तो बोलता है अच्छा, इससे तो मैं ही शादी करूँगा। पर उसको क्या करता है, तो इसकी वो तो पहले ही शादीशुदा थी। तो ये भैया शादी के चक्कर में क्या करता है, राजा रतन सिंह को खत लिखता है। राजा रतन सिंह से बोलता है कि जाओ, ये मतलब अपने मंत्रियों से देता है कि ये खत मेरा जो है राजा रतन सिंह को दो, उससे बोलो कि खत में क्या था, कि खत में था कि या तो तुम अपनी पत्नी पद्मावती मुझे दे दो, या फिर मुझसे आक्रमण करो, मुझसे लड़ाई करो, और या तो अपना राज्य मुझे दे दो। तो रतन सिंह ने ना तो इसको राज्य देना चाहा, ना तो अपनी पत्नी देना चाहा। तो इसने क्या, ये चिढ़ गया। फिर ये क्या करता है, ये युद्ध करना शुरू करता है। ये चित्तौड़ पर अभियान शुरू कर देता है, चित्तौड़ पर चढ़ाई शुरू कर देता है। ये कहता है कि मैं चित्तौड़ को तहस नहस कर दूंगा, चित्तौड़ पे पूरा ख़त्म कर दूंगा चित्तौड़ को। तो क्या करता है, चित्तौड़ पे लड़ाई शुरू करता है। जब ये चित्तौड़ में बढ़ता है आगे तो इसका सामना किससे होता है, राजा रतन सिंह से। राजा रतन सिंह से इसका सामना होता है। राजा रतन सिंह इससे खूब लड़ते हैं, पर क्या होता है, आखिरी में राजा रतन सिंह मारे जाते हैं इसके हाथों से। जब राजा रतन सिंह मारे जाते हैं तो रानी पद्मावती को पता चलता है कि इनके पति राजा रतन सिंह की मौत हो चुकी है। तो मौत के गम में ये क्या करती है, एक इनकी जो
वहाँ पे सेना भी थी, जो सेना लोग होते हैं, सेना के जो लोग रहते थे उनकी महिला भी रहती थी। तो ये लोग सारे क्या होते हैं, एक कमरे में जाके बैठ जाते, क्योंकि ये चित्तौड़ के सबसे करीब पहुँच चुका था। कौन? खिलजी चित्तौड़ के सबसे करीब पहुँच चुका था आक्रमण करने के लिए। तो ये चित्तौड़ के जो किला था उस पर चढ़ने के लिए आ ही नहीं वाला था, क्या बोले, आने ही वाला था। जब ये चित्तौड़ पर पहुंच जाता है और रानी पद्मा को ढूंढना शुरू करता है, पद्मनी को, तब ये ढूंढते ढूंढते रानी पद्मनी को नहीं ढूंढ पाता है। तो क्या होता है, जब ये सारी रानियां जो होती हैं और बाकी जो महिलाएं होती हैं, सारी महिलाएं जो महल में होती हैं, वो क्या करती हैं, एक साथ मिलकर क्या करती हैं, जोहर कर लेती हैं। जोहर क्या होता है? जोहर होता है कि सारी महिलाएं एक साथ मिलकर मौत के हवाले अपने आप को कर देना, आग में झोंक देना। क्योंकि उस समय उनको अपनी इज्जत का खतरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इज्जत ना जाने से पहले उन्होंने अपने आप को ही मौत के हवाले कर दिया। तो ये थी रानी पद्मावती की कहानी कि ऐसी पद्मावत, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो फिल्म देखो पद्मावत, समझ आ जाएगा। बाकी स्टोरी पढ़ोगे, किताबें पढ़ो भैया, किताब में नॉलेज बहुत सारी है, बस पढ़ना है आपको, पढ़ लोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैं पूरी कहानी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, पूरी कहानी बताऊँगा तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, और घंटों की कहानी आप मिनटों में कैसे कवर कर सकते हो। ओके, तो घंटों की कहानी मिनटों में नहीं कवर हो सकती, तो हम लोग मिनटों में सिर्फ मिनटों वाली कहानी ही कवर कर सकते हैं। तो वो आपको बताना था, ये चीज़ थी रानी पद्मावती और खिलजी के बारे में कहानी, खिलजी बोल रहा हूँ, खिलजी के बारे में। तो ये थी कहानी खिलजी की। अब क्या हुआ, जब ये सब हार जाते हैं, रानी पद्मावती जौहर कर लेती है, तो कब्जा किसके आ जाता है, कब्जा कर लेता है ये खिलजी। तो खिलजी इस पर क्या करता है, रतन सिंह को मार देता है। क्या करता है, अब इसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ओरल दी तो आपको बता दिया, अब लिख देते हैं। क्या बोलेंगे, क्या हुआ, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह की पत्नी होती है, क्या पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का ही नाम था पद्मावत। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया पद्मनी या बोले पद्मावती, तो ये पद्मनी नाम किसका था, इनकी पत्नी का नाम था, जिन्होंने क्या किया, इससे बचने के कारण, क्या बोलेंगे, खिलजी से बचने के कारण इन्होंने क्या किया, अपने साथ और सारी महिलाओं को मिलकर क्या किया, जौहर कर लिया। जौहर किया, जौहर का मतलब किया, वो मौत के हवाले अपने आप को कर लिया, मौत स्वीकार करी इन्होंने। ओके दोस्त, तो सोचो कि जौहर कितना खतरनाक रहा होगा, जिंदा अपने आप को किसी आगे में जला लेना, कितनी कष्टदेय वो स्थिति रही होगी जब इन्होंने ये सारे कार्य किया। और किसके कारण किया, इसके कारण, किसके कारण, ये अलाउद्दीन खिलजी के कारण। तो बताओ, ऐसे ऐसे शासक भी रहे हैं भारत की गद्दी पर, जिन्होंने महिलाओं को तलक नहीं छोड़ा। माँ बहन समझना चाहिए, तो वो नहीं समझते सारे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं पद्मनी। हो गया पद्मनी के बारे में बात। चलिए अब बात करते हैं, इनके ऊपर एक कहानी लिखी है, पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत की पुस्तक के ऊपर बनी है फिल्म पद्मावत। पद्मावत क्या है, पद्मावत एक कहानी है, एक बुक है, बुक का नाम है क्या है, पद्मावत। पद्मावत भैया लिखी किसने, तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ने ये क्या लिखी है, ये पद्मावत लिखी है। फिर पद्मावती कब लिखी गई है, तो आपको 1540 में, क्या बोलेंगे, 1540 में। अच्छा भैया ये उस समय की बात है जब बाबर भारत पे आया था, हाँ उस समय की बात है, तब लिखी गई थी कहानी। और ये कहानी कितनी पुरानी है, आप कहेंगे 300-400 साल पुरानी कहानी थी, और इसको तब लिखा गया था। कितनी, 300 साल पुरानी करीब करीब कहानी है ना, तो इसको तब लिखा गया था, 300 वर्ष बाद लिखा गया, 300 बोले 200 वर्ष बाद करीब करीब। ओके, 1540 में इसको लिखा, किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और फिर क्या हुआ, इसका दक्षिण अभियान बात करते हैं, अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान। कौन सा अभियान, आप कहेंगे भैया दक्षिण अभियान। अच्छा भैया, इसने कोई दक्षिण अभियान भी किया था, हाँ भैया, इसने दक्षिण पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद दक्षिण को लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। ओके, लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। स्पीड बता देना, स्पीड कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कैसी रखनी है बता देना, कमेंट बॉक्स में बता दे रहा हूँ कि भैया स्पीड कम, थोड़ी कम स्पीड में पढ़ाओ, स्लो में पढ़ाओ, जैसा आप बोलोगे वैसे पढ़ा दूंगा। चलिए बात करते हैं इसके दक्षिण अभियानों के बारे में।
या बोले विजय, दक्षिण विजय। भैया दक्षिण में विजय करने के लिए इसने किसको भेजा? दक्षिण में ये खुद ना जाकर अपने किसको, गुलाम जिसका नाम था मलिक काफूर, किसको, मलिक काफूर को भेजता है। काफूर को भेजा। क्या किया भैया, इसने मलिक काफूर को कहाँ भेजा? दक्षिण में। दक्षिण में कौन कौन सी जगह भेजा? आप करेंगे देवगिरी, क्या कहेंगे, देवगिरी, वारंगल। दक्षिण में जो अभियान किए आपके कौन सी जगह पर किए? देवगिरी, देवगिरी, वारंगल। भैया वारंगल से कुछ स्टोरी याद आ रही है आपको? वारंगल से कुछ समझ में आता होगा। वारंगल में एक वंश था जिसका नाम था काकतीय वंश। क्या बोलेंगे? काकतीय वंश के शासक थे जिनका नाम था रुद्रदेव। क्या बोलेंगे? वारंगल में वंश चल रहा था जिसका नाम था काकतीय वंश। वारंगल में कौन सा था वंश? आप कहेंगे काकतीय वंश। कौन सा वंश? आप कहेंगे काकतीय वंश के शासक। शासक क्या थे? शासक का नाम था रुद्रदेव, रुद्रदेव। अगर वारंगल से बात करें तो वारंगल से ही उनकी खानों से हमें क्या निकला था? कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कोहिनूर हीरा कहाँ का था? भारत का था। बाद में ये कहाँ चला गया? ब्रिटेन में चला गया। और वर्तमान में कहाँ है? ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में जाने से पहले ये कहाँ पर था? भारत में था। भारत में किसके पास था? उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोहिनूर हीरा, वारंगल, क्या बोलेंगे भैया? कोहिनूर हीरा ले गया। क्या भैया वारंगल से ये कोहिनूर हीरा ले जाता है? हाँ भैया। कौन ले जाता है? MK मलिक काफूर। क्या कहेंगे भैया? जो कोहिनूर हीरा लेके गया वो कौन लेके गया? आप कहेंगे भैया वारंगल से मलिक काफूर कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है। फिर क्या हुआ? आखिरी बार जब जो कोहिनूर हीरा है वो आखिरी बार हमने किसके पास देखा लास्ट में? तो आप कहेंगे आखिरी बार पंजाब के एक शासक थे जिनका नाम था, पंजाब के शासक क्या नाम कहेंगे? आप कहेंगे दिलीप सिंह। आखिरी बार कोहिनूर किसके मिला? बार हीरा। आखिरी बार जो हीरा था किसके हाथ में मिला? आप कहेंगे दिलीप सिंह के हाथ में। दिलीप सिंह। दिलीप सिंह भैया कहाँ के राजा थे? आप कहेंगे ये थे पंजाब के। पंजाब के राजा के साथ के पास था भैया। आप कहेंगे आखिरी बार जो हीरा था वो किसके पास था? आप कहेंगे पंजाब के राजा जिनका नाम है दिलीप सिंह। हीरा रहा है इसके पास ही रहा है, दिलीप सिंह। होयसाल वंश, ओके दोस्त, होयसाल वंश पर किया। और क्या कहेंगे? और आप कहेंगे क्या? पांड्या वंश पर। कौन कौन से वंश पर किया? आप कहेंगे पांड्या वंश पर भी इसने हमला किया। कौन से वंश? पांड्या वंश पर। ओके दोस्त, तो ये किस किस पर हमला किया? देवगिरी, देवगिरी में किया, वारंगल किया, होयसाल पे किया और पांड्या वंश पर। ये कहाँ पर इसके हमले हुए? ये अभियान बोले या फिर हमले बोले, आक्रमण बोले, कहाँ पर? आप कहेंगे दक्षिण मर, दक्षिण पे। ओके दोस्त, तो दक्षिण पर ये सब हमले इसके हो जाते हैं। चलिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आज यहीं तक हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण हम लोग नहीं कर सकते, फिर ज़्यादा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा जो आज समझाया वो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको एक बार रिवाइज करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए, ओके कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।